गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे विवर्तन पर। तो विवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रकाश की घटना कि यदि प्रकाश स्रोत के सामने कोई अवरोधक रख दिया जाए और प्रकाश छाया वाले भाग में क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। और विवर्तन के दो भागों में हमने वर्णन किया था, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। आज देखते हैं फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर। फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर। जैसा कि आपने पीछे अध्ययन किया है, फ्रेनेल जो विवर्तन होता है उसमें उत्पन्न तरंगों की आकृति कैसी होती है, गोली होती है। तो क्या लिखेंगे इसमें, तरंगों की आकृति गोली होती है। तरंगों की आकृति गोली होती है। ठीक है। और फ्राउनहोफर विवर्तन में तरंगों की आकृति कैसी होती है, समतल। तो क्या लिखेंगे इसमें, तरंगों की आकृति समतल होती है। समतल होती है। तो पहला तो अंतर हो गया कि इसमें तरंगों की आकृति क्या होती है, फ्रेनेल विवर्तन में गोलीय होती है, और फ्राउनहोफर विवर्तन में तरंगों की आकृति कैसी होती है, समतल होती है। इसके बाद में फ्रेनेल विवर्तन में आपने देखा था कि इसके लिए लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेनेल विवर्तन में कोई लेंस नहीं लगाया था, नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसके लिए लेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और फ्राउनहोफर विवर्तन में ध्यान दिया हो तो दो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है और वर्णहीन होने चाहिए। दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा दे सकते हो। तीसरा क्या अंतर करोगे कि इसमें जो प्रकाश स्रोत व पर्दा, अवरोधक से सीमित दूरी पर होते हैं। अवरोधक से सीमित दूरी पर होते हैं। और इसमें प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर होते हैं। अनंत दूरी पर होते हैं। दोनों भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है। और फ्रेनेल विवर्तन, तो इसको देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें
स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे, इसको देखने के लिए, इसको देखने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होती है। स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या बताया गया है कि फ्रेनेल विवर्तन और पूर्ण अपरिवर्तन में अंतर, कि फ्रेनेल विवर्तन में तरंगों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, समतल होती है। फ्रेनेल विवर्तन में तरंगों की जो आकृति होती है वो गोलीय होती है, और पूर्ण अपरिवर्तन में तरंगों की आकृति कैसी होती है, समतल होती है। फ्रेनेल विवर्तन के लिए विशेष लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूर्ण अपरिवर्तन को देखने के लिए दो उत्तल लेंसों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसमें फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से क्या होता है, सीमित दूरी पर स्थित होता है। इसी प्रकार पूर्ण अपरिवर्तन में क्या बताया जाता है कि प्रकाश स्रोत व पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर स्थित होता है। इसी प्रकार फ्रेनेल विवर्तन को देखने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पूर्ण अपरिवर्तन को देखने के लिए एक विशेष उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार फ्रेनेल विवर्तन और पूर्ण अपरिवर्तन में अंतर किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है एकल झिरी के कारण पूर्ण अपरिवर्तन। एकल झिरी के कारण पूर्ण अपरिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक, एकल झिरी के कारण पूर्ण अपरिवर्तन। तो देखिए इसे समय डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये एकल झिरी है और यहाँ पर प्रकाश स्रोत है, ऐसे मान लो प्रकाश स्रोत, ये अवरोधक आ गया, क्या गया, अवरोधक। और इस स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ए है, क्या है, स्मॉल ए। अब इससे आप पढ़ रहे हो पूर्ण अपरिवर्तन, तो तरंगों की जो आकृति होगी वो क्या होगी, समतल होगी। कैसी होगी, समतल होगी। और हाइगेंस के अनुसार क्या बताया जाता है कि जो तरंगें होती हैं वो द्वितीय तरंगागर का निर्माण कर सकती है, नवीन तरंगागर का निर्माण कर सकती है। और मान लीजिए अनगिनत भागों में क्या हो सकती है, वो विभाजित हो सकती है। तो इसके सामने मान लीजिए एक पर्दा रखा हुआ है, जिसमें प्रारंभ में यदि देखते हैं कि यदि इनके मध्य पथांतर क्या हो, शून्य हो, तो देखिए यदि प्रकाश किरण एक सरलरेखा इस पर्दे पर प्राप्त हो रही है, मान लीजिए बिंदु सी पर प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या होता है, तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है और पथांतर का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो इस अवस्था में इसको क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। अब देखिए मान लीजिए कुछ अल्प कोण पर ये क्या हो जाती है, विवर्तित हो जाती है, छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार मान लीजिए
इस प्रकार इस बिंदु P पर आ गई। मान लीजिए ये स्लिट थी ए बी, ए और बी, ये चौड़ाई स्मॉल ए है। तो देखिए पथांतर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से इस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं इस भुजा पर। तो इसके आधार पर यदि देखते हैं तो ये पथ का अंतराल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप डेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डेल। ये चौड़ाई ये रखी है और इसे समझ मान लीजिए थीटा कोण है। तो जो कोण दिया उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या होती है, इसके आधार पर यदि देखते हैं और ये यहाँ पर लंब है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कर्ण। अब देखिए इसके आधार पर देखते हैं कि ये थीटा कोण में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है इस प्रकार। तो सर्वप्रथम हमने बताया कि चित्रानुसार जब प्रकाश स्रोत से समतल तरंग स्लिट ए बी पर आपतित होती है, जिसकी चौड़ाई क्या दे रखी है, स्मॉल ए दे रखी है। तो हाइगेन सिद्धांत के अनुसार ये जो तरंगी होती है अनगणित तरंगाग्र में या तरंगाग्र का निर्माण करती है, और प्रारंभ में जो प्रकाश किरणें हैं वो मान लीजिए बिंदु सी पर प्राप्त हो रही, इस अवस्था में पथ्यांतर का मान होता है 0 और तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। इस केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर तीव्रता का मान क्रमशः घटता रहता है। जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चिष्ट। और जिन स्थानों पर तीव्रता का मान कम होता है उसे क्या कहते हैं, निम्निष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्निष्ठ। कि जिन पर दीप क्षेत्र का निर्माण हो या तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त हो रहा हो वो तो उच्चिष्ट कहलाता है, और जिन स्थानों पर तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त हो रहा हो वो क्या कहलाता है, निम्निष्ठ कहलाता है। अब देखिए इस पूर्ण अपरिवर्तन में जो तरंगी होती है वो सदैव लैम्डा अपॉन 2 के रूप में विभाजित होगी। लैम्डा बाई 2 के रूप में क्या होगी, विभाजित। चाहे कोई सा ही क्षेत्र बन रहा हो, चाहे उच्चिष्ट क्षेत्र बन रहा हो या निम्निष्ठ क्षेत्र बन रहा हो, उसमें जो तरंगी होती है लैम्डा बाई 2 के रूप में क्या होगी, विभाजित होगी। अब निम्निष्ठ में जो तरंगी होती है वो दो समान भागों में, निम्निष्ठ में जो तरंगी होती है वो दो समान भागों में लैम्डा बाई 2 के रूप में विभाजित होगी, जिसके लिए पथ्यांतर दिया जाता है, डेल बराबर एन लैम्डा दिया जाता है। तो निम्निष्ठ के लिए पथ्यांतर ये होगा, डेल बराबर एन लैम्डा। और उच्चिष्ट के लिए जो तरंगी होती है वो 3 समान भागों में लैम्डा बाई 2 के रूप में क्या होगी, विभाजित होगी, जिसके लिए पथ्यांतर। तो उच्चिष्ट के लिए जो पथ्यांतर होगा वो क्या होगा, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए पथ्यांतर, उसको व्यक्त करेंगे डेल बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के रूप में, ठीक है ना। तो निम्निष्ठ में जो पथ्यांतर होगा वो डेल बराबर एन लैम्डा होगा, जिसमें तरंगी दो समान भागों में लैम्डा बाई 2 के रूप में विभाजित होती है। उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए पथ्यांतर का मान होगा वो होगा 2n+1 लैम्डा बाई, जिसमें तरंगी होती है वो 3 समान भागों में लैम्डा बाई 2 के रूप में क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका पथ्यांतर निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट क्यू है, ये क्या दे रखा है यहाँ पर, पॉइंट क्यू। इस बी क्यू का मान निकालना आपको, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी क्यू से, त्रिभुज ए बी क्यू से, ठीक है, तो ये मान आपको निकालना है। तो देखिए ये आपके पास लंब था, तो बी क्यू अपॉन ए बी, त्रिकोणमिति के अनुसार ये क्या बन गया, साइन थीटा। बी क्यू क्या है, डेल, ए बी का मान क्या है, स्मॉल ए, साइन थीटा, ठीक है। और इसके अनुसार यदि देखते हैं तो डेल बराबर क्या गया, ए साइन थीटा। अल्प कोण के लिए, किसके लिए, अल्प कोण के लिए आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल अबाउट थीटा की क्या होगा, तुल्य होगा। तो इसलिए डेल बराबर ए थीटा। साइन थीटा भी यूज में ले सकते हैं, या इसको अल्प कोण के लिए साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है। तो ये समीकरण ध्यान रखना, डेल बराबर ए थीटा। अब इसकी तुलना करेंगे इनसे, ठीक है ना। यदि निम्निष्ठ क्षेत्र का निर्माण हो तो डेल का मान ये लेकर चलेंगे, और हमारे अनुसार डेल बराबर ए थीटा वो प्राप्त हुआ है, उच्चिष्ट के लिए ये प्राप्त करेंगे। तो इसकी सहायता से कोण ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे,
तो देखिए त्रिभुज ए बी क्यू से हमें क्या प्राप्त हुआ था, त्रिभुज ए बी क्यू से तो हमें प्राप्त हुआ था बी क्यू अपॉन ए बी इक्वल साइन थीटा। ठीक है, चूँकि बी क्यू का मान क्या था आपके पास, डेल था, पथ्यांतर को दर्शा रहा था। ए बी है वो स्लिट चौड़ाई थी स्मॉल ए, इसलिए क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन ए इक्वल साइन थीटा, डेल इक्वल ए साइन थीटा। अल्प कोण के लिए, इसके लिए अल्प कोण के लिए, तो अल्प कोण के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा जो होता है वो थीटा क्या होता है, तुल्य होता है, इसलिए डेल बराबर ए थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई या नहीं आई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त कर लिए। अब देखते हैं निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पथ्यांतर होता क्या है। तो लिखते हैं निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पथ्यांतर। तो हमारे अनुसार अभी हमने देखा था थ्योरी में कि डेल बराबर निम्नलिखित क्षेत्र के लिए क्या होता है, एन लैम्डा होता है। तो समीकरण 1 व 2 से तो डेल की वैल्यू क्या आपके पास ए थीटा है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए थीटा इक्वल एन लैम्डा। थीटा कोण का मान ज्ञात करते हैं तो एन लैम्डा अपॉन ए। प्रथम निम्नलिखित के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए थीटा बराबर क्या जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय निम्नलिखित के लिए तो n की वैल्यू क्या लेंगे, 2। ठीक है ना, लिख सकते हो द्वितीय निम्नलिखित के लिए, द्वितीय निम्नलिखित के लिए n बराबर 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखिए, मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, तो समीकरण 3 से क्या लिख सकते हो, थीटा बराबर n के स्थान पर 2 लैम्डा अपॉन ए। तो इस प्रकार निम्नलिखित क्षेत्र के लिए आपके पास पथ्यांतर प्राप्त होता है। ठीक है, और उससे संबंधित अल्प कोण का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखते हैं उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए। तो निम्नलिखित है वहाँ पर क्या कर देंगे, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए, और उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए पथ्यांतर क्या बताया था आपको, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। तो उसकी सहायता से करते हैं, तो क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए पथ्यांतर। तो क्या होता है, डेल बराबर 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो सॉरी 2 नहीं 4, पीछे 3 आ चुकी थी, अब समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से तो आप क्या लिख सकते हो, डेल की वैल्यू क्या है, ए थीटा, और ये आगे क्या है, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। समीकरण मान लीजिए 5 आ गई। अब इसमें कंडीशन लगा देते हैं, प्रथम उच्चिष्ट के लिए, प्रथम उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए, उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। तो ए थीटा, तो यहाँ पर रखते हैं n के स्थान पर 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 2 और 1 3, तो ये आ गया 3 लैम्डा अपॉन 2, अर्थात थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 लैम्डा 2a। ठीक है, 3 लैम्डा अपॉन 2a, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय उच्चिष्ट क्षेत्र के लिए तो n की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, ए थीटा इक्वल 2 को 2 से गुणा, 4 4 और 1 5,
तो ये आ जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आपके पास द्वितीय दीप्त फ्रिंज के लिए आपके पास जो कोण का मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 5 लैम्डा अपॉन 2a, 5 लैम्डा अपॉन 2a आ गया। तो इस प्रकार एकल झिरी द्वारा पूर्ण उपरिवर्तन में निम्नलिखित और उचित क्षेत्र के लिए पथ्यांतर का मान और अल्प कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए व्यतिकरण में विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण में विवर्तन में अंतर। तो देखिए एक तरफ व्यतिकरण लिख लेते हैं और एक तरफ विवर्तन। तो लिखकर बता रहा हूँ, देख लेना क्या क्या है। तो व्यतिकरण में आपने देखा था उसमें 2 स्लिटों की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखेंगे व्यतिकरण में, इसमें 2 स्लिटों की आवश्यकता होती है, 2 स्लिटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अभी आपने पूर्ण परिवर्तन देखा था तो उसमें स्लिट कितनी थी, 1। तो क्या लिखेंगे, इसमें एकल स्लिट की आवश्यकता होती है, एकल स्लिट की आवश्यकता होती है। एकल स्लिट की आवश्यकता होती है, वो दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में आपने देखा था कि व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त क्षेत्र के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें दीप्त व अदीप्त, चमकीली और काली भी लिख सकते हो, दीप्त व अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई का मान समान रहता है। समान रहता है। और विवर्तन में आपने अभी देखा था उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है, उनकी चौड़ाई क्या होती है, असमान होती है, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए पथ्यांतर का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था, है ना। तो उसकी चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे, इसमें उच्चिष्ट में निम्नलिखित की चौड़ाई असमान होती है। प्रत्येक की तीव्रता घटती रहती है और तीव्रता घटेगी तो इनकी चौड़ाई भी क्या रहेगी, असमान रहेगी। तो उच्चिष्ट व निम्नलिखित की चौड़ाई असमान होती है। असमान होती है। इसी प्रकार अगला क्या है, इसमें तो इसमें प्रत्येक दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, उसकी तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। दीप्त क्षेत्र की और अदीप्त क्षेत्र, प्रत्येक दीप्त क्षेत्र की तीव्रता का मान समान रहता है और प्रत्येक अदीप्त क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक दीप्त या अदीप्त क्षेत्र के लिए तीव्रता का मान अर्थात प्रकाश की मात्रा तीव्रता का मान समान रहता है। समान रहता है। और विवर्तन में क्या होता है कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं उनकी तीव्रता का मान क्या होता है, कम रहता है या कम हो जाता है। तो इसमें क्या बताएंगे कि प्रत्येक
उचिष्ट, प्रत्येक उचिष्ट व निम्निष्ट के लिए तीव्रता का मान घटता रहता है। तीव्रता का मान घटता रहता है। इसमें पथ्यांतर कभी भी शून्य नहीं होता है, लेकिन आपने देखा था कि विवर्तन में जो केंद्रीय उचिष्ट का मान, केंद्रीय उचिष्ट के लिए पथ्यांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो लास्ट क्या लिखेंगे? इसमें पथ्यांतर का मान शून्य नहीं होता है। इसमें पथ्यांतर का मान शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें केंद्रीय उचिष्ट के लिए, किसके लिए? केंद्रीय उचिष्ट के लिए केंद्रीय उचिष्ट के लिए पथ्यांतर शून्य होता है। शून्य होता है। तो देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर देखा है कि व्यतिकरण में 2 स्लिटों की आवश्यकता होती है। कितने स्लिटों की आवश्यकता होती है? 2 स्लिटों की आवश्यकता होती है। और विवर्तन में क्या होता है? सिर्फ केवल 1 स्लिट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंज के लिए चौड़ाई का मान सदैव क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन विवर्तन में क्या होता है? प्रत्येक उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो चौड़ाई का मान क्या होता है? वो असमान होता है, क्योंकि उनकी तीव्रता क्रम से घटती रहती है, जिसके कारण उनकी चौड़ाई भी क्या होगी? असमान होगी। इसी प्रकार प्रत्येक दीप्त व अदीप्त क्षेत्र के लिए तीव्रता का मान सदैव समान रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता रहता है कि उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए तीव्रता का मान घटता रहता है। जैसे जैसे केंद्रीय उचिष्ट ऊपर की ओर बढ़ेंगे या नीचे की ओर आएंगे तो इनके तीव्रता का मान क्रम से घटता रहेगा। इसी प्रकार इसमें अर्थात व्यतिकरण में व्यतिकरण में पथ्यांतर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। लेकिन आपने F1 और विवर्तन में पढ़ा था केंद्रीय उचिष्ट के लिए पथ्यांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इस प्रकार व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को समझा जा सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक, विभेदन क्षमता। तो देखिए विभेदन क्षमता कि वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जिसके द्वारा वस्तु को अलग अलग किया जा सकता है या अलग अलग प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है, वो उस उपकरण की क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है, ठीक है। और उनके प्रतिबिंब को कितना अलग अलग देखा जा सकता है, ठीक है ना, वो उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। और दोनों प्रतिबिंबों के बीच की जो दूरी होती है वो विभेदन सीमा कहलाती है। अब विभेदन क्षमता में क्या होता है? विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता एक दूसरे क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। विभेदन क्षमता को थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बताते हैं आपको कैसे। तो ये जो फॉर्मूला सभी में लगेगा, कोई भी उपकरण हो, थीटा मिनिमम 1/22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, 1/1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, जहाँ पर डी क्या है? जो आपके पास लेंस लगा हुआ है या द्वारक है, वर्ताकार जो द्वारक होता है उसको व्यक्त करता है, लैम्डा तरंगदैर्ध्य को व्यक्त करता है। और इसी प्रकार देखिए यदि 2 सितारों के लिए दूरी क्या हो? स्मॉल एल हो। किसके लिए? सितारों के लिए। सितारों के बीच की दूरी क्या हो? सितारों के लिए दूरी एल हो। क्या हो? सितारों के लिए दूरी एल हो और
जिस उपकरण की सहायता से, जैसे सितारे या तारे क्या होते हैं, पृथ्वी से अनंत दूरी पर होते हैं, तो दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है देखने के लिए। ठीक है, तो दूरदर्शी से उन सितारों की दूरी क्या हो, स्मॉल डी हो। तो दूरदर्शी के लिए जो दूरी है, किसके लिए, दूरदर्शी के लिए दूरी स्मॉल डी हो। तो इस अवस्था में जो कोण प्राप्त होगा, न्यूनतम कोण, वो क्या प्राप्त होगा, थीटा बराबर स्मॉल एल अपॉन डी। ठीक है, ये कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा, लंबन दूरी से संबंध टॉपिक होता है उसमें। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे क्या होंगे, तुल्य होंगे। तो इसकी सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, सितारों की दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, लैम्डा अपॉन डी इक्वल 1/2 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो दूरदर्शी के लिए आप इस प्रकार विभेदन क्षमता को दर्शा सकते हो। ठीक है ना। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी के लिए तो क्या बताया जाता है, मान लीजिए आप किसी सूक्ष्म दो बिंदुओं को देख रहे हो, और बिंदुओं की जो वास्तविक दूरी है, किसकी, बिंदुओं के मध्य की दूरी है, वो स्मॉल एस द्वारा व्यक्त की गई है। किसके द्वारा व्यक्त की गई है, स्मॉल एस द्वारा व्यक्त की गई है। और सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी फोकस दूरी मान लीजिए स्मॉल एफ है। फोकस दूरी क्या है सूक्ष्मदर्शी की, फोकस दूरी स्मॉल एफ है। तो इस अवस्था में जो मिनिमम कोण प्राप्त होगा वो होगा एस अपॉन एफ। ठीक है, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3 थी और ये 4 है। तो समीकरण 1 में 4 से क्या लिख सकते हो आप, एस अपॉन एफ 1/2 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्लास में इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।